नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ मान लेते हैं। हम आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ वैसा मानेंगे जो 3 से कटने वाला हो। तो देखिए हम यहाँ आयत की लंबाई मान लेते हैं 3। आयत की लंबाई हम क्या मान लेते हैं 3। हम 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 मीटर भी ले सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आयत की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ से आयत का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी हम यहाँ 3 गुने 3 करेंगे तो यहाँ से हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है। हमें क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि अगर आयत की लंबाई में, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई में 1/3 बढ़ा दिया जाए, तो हम 3 का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा 1। यानी हम इस 3 में 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई में हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 कम कर दिया जाए, तो हम इस 3 का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा 1। यानी हम इस 3 में से 1 कम कर देंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ अगर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले जो है क्षेत्रफल कितना था, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी क्षेत्रफल में कितना का कमी हो गया, क्षेत्रफल में जो है कितना का कमी हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कमी हो गया। क्षेत्रफल में जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कमी हो गया। कितने में, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में। इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देखिए कमी का परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 100/9%। 100/9% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 सही 1/9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी धन का 2/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर तथा शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक आय 25 रुपया है तो धन क्या होगा। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है कि एक वर्ष के अंत में टोटल एसआई कितना मिल रहा है, 25 रुपया मिल रहा है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम प्रिंसिपल क्या माने, जिसका हम 2/3 भाग और 1/6 भाग आसानी से निकाल लें। तो हम प्रिंसिपल मानने के लिए हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो हम प्रिंसिपल कुछ वैसा मानेंगे जो 6 से आसानी से कट जाए। तो देखिए हम प्रिंसिपल मानने के लिए हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 600। हम प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, 600 मान लेते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धन का यानी प्रिंसिपल का 2/3 भाग, तो हम इस 600 का 2/3 भाग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2/3 भाग हो जाएगा 400। 2/3 भाग क्या हो जाएगा, 400। 2/3 भाग को जो है 3% ब्याज पे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या है, 3% है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/6 भाग, यानी इस 600 का 1/6 भाग हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 100 को जो है वो किस पे दे रहा है, 6% वार्षिक ब्याज पे दे रहा है। यानी यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है। और जो शेष क्या बच गया, इस 600 में से 400 निकल गया और 100 निकल गया, यानी कितना निकल गया, 500 निकल गया। शेष क्या बच गया, 100 बच गया। इस शेष को जो है 12% ब्याज पे दे रहा है। यानी यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है। अब देखिए अगर इस 400 रुपया को 3% वार्षिक दर से अगर एक वर्ष के लिए ब्याज पे दिया जाए तो यहाँ टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ जो है एसआई कितना मिल जाएगा। हम इस 400 का 3% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, इस 400 का 3% ये कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। हम इस 100 रुपया को अगर 6% वार्षिक ब्याज पे देंगे तो एक वर्ष में यहाँ एसआई कितना मिल जाएगा,
यहाँ जो है एक वर्ष में एसआई कितना मिल जाएगा, 6 रुपये का मिल जाएगा। अब देखिए इस 100 रुपये को अगर हम 12% ब्याज के दर पे एक वर्ष के लिए देंगे तो यहाँ एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ जो है एसआई कितना मिल जाएगा, हम इस 100 का अगर 12% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें टोटल एसआई कितना मिल रहा है, यहाँ से हमारा टोटल एसआई क्या मिल रहा है, 12 + 6 18, 18 + 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल एसआई कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, जब हम प्रिंसिपल को क्या मान रहे हैं 600, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल एसआई यानी आय क्या दिया हुआ है, आय हमें क्या होगा, आय जो हमें ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा होगा उसे हम आय बोल रहे होंगे, यानी यहाँ एसआई हमें पैसे में क्या दिया हुआ है, 25 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ से हमारा एसआई क्या निकल के आया, 30 निकल के आया, यानी इस 30 यूनिट का वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 रुपया दिया हुआ है। इस 30 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 25 रुपया दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और हमने यहाँ प्रिंसिपल क्या मान के रखा है, 600, यानी हमें इस 600 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमें इस 600 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 300 में अगर 20 से गुणा कर लें, हम इस 300 में अगर 20 से गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो हम इस 25 में भी 20 से गुणा करेंगे, इस 25 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 रुपया, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति केजी से 75 रुपये प्रति केजी हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चाय की जो दाम है पहले 60 रुपये प्रति केजी थी और अब बढ़ के कितना हो गई, 75 रुपये प्रति केजी हो गई। तो हमसे पूछ रहा है कि एक परिवार को खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसका बजट जो है प्रभावित ना हो, पूर्व बजट जो है प्रभावित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितना रुपया खर्च हो रहा था अब भी उतना ही रुपया खर्च हो, यानी खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है, तो अगर हम कीमत का रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा कीमत का रेशियो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, खपत के रेशियो का अपोजिट होगा। तो हम यहाँ कीमत का रेशियो निकालते हैं। देखिए हम यहाँ कीमत का रेशियो निकालेंगे, कीमत का रेशियो निकालेंगे, कीमत का रेशियो पहले क्या था, 60 रुपये प्रति केजी, कीमत जो है पहले 60 रुपये प्रति केजी था और अब कितना हो गया, 75 रुपये प्रति केजी। तो देखिए हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 60 जो है 15 से 4 बार में जाएगा और 75 15 से 5 बार में जाएगा, यानी कीमत का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:5 निकल के आ गया। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, खपत का जो रेशियो हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यानी हमने मान लिया कि पहले जो है 5 केजी का खपत हो रहा था, हमने मान लिया कि पहले जो है 5 केजी का खपत हो रहा था, तो अब कितना खपत हो रहा है, 4 केजी का खपत हो रहा है, यानी खपत में कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, कितने पे, 5 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। हम इस 5 से अगर 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि वह अगर खपत में 20% का कमी कर दे तो उसका बजट जो है प्रभावित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, घनाभ का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए घनाभ का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का जो है टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। घनाभ का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। हमें लंबाई क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2 × लंबाई हमें क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमें चौड़ाई क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई हमें क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर प्लस 4 गुने लंबाई हमें क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, घनाभ का टीएसए निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेते हैं, 2 गुने हम अगर 6 में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 + 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 + 24 कितना हो जाएगा 124, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 × 124। अब देखिए हम अगर 2 से गुणा करेंगे 124 में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 248, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 248 सेंटीमीटर, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ गया घनाभ का 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी दूरी से हराएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय में ए जो है 100 मीटर दौड़ रहा होगा, बी जो है उतना ही समय में 10 मीटर कम दौड़ रहा होगा और सी जो है उतना ही समय में 13 मीटर कम दौड़ रहा होगा। तो देखिए हम यहां से तीनों का समान समय में चली गई दूरी निकाल सकते हैं, ए बी और तीसरा कौन है, सी है। देखिए हमने मान लिया कि टी समय में ए जो है 100 मीटर चल रहा है, टी समय में ए जो है 100 मीटर चल रहा है, तो उतना ही समय में बी जो है 10 मीटर कम चलेगा, यानी बी कितना चलेगा 90 मीटर और सी जो है 13 मीटर कम चलेगा, यानी सी कितना चलेगा 87 मीटर। सी जो है कितना चलेगा 87 मीटर चलेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर 180 मीटर का दौड़ होता, तो बी जो है सी को कितनी दूरी से हराता। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें बी और सी को लेना है, केवल हमें बी और सी को लेना है। तो देखिए यहाँ अगर 90 मीटर का दौड़ है, हम मान लेते हैं कि 90 मीटर का दौड़ है, 90 मीटर के दौड़ में बी जो है सी को कितना मीटर से हरा रहा है, 90 मीटर के दौड़ में बी जो है सी को 3 मीटर से हरा रहा है। तो हम इसे अगर डबल कर लें, यानी डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180, यानी जितना समय में बी जो है 180 मीटर जाएगा उतना समय में सी कितना जाएगा, सी जो है इसका डबल जाएगा, यानी इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 174 मीटर, ये हो जाएगा 174 मीटर। यानी जितना समय में बी जो है 180 मीटर जाएगा उतना ही समय में सी जो है कितना जाएगा 174 मीटर, यानी सी जो है बी से कितना दूरी से हार जाएगा, 6 मीटर की दूरी से हार जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 मीटर, यानी बी जो है सी को 6 मीटर की दूरी से हरा देगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी अकेले अकेले कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तथा ए पहले कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है 9 दिन और 12 दिन, हम सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है, हमारा समय क्या दिया हुआ है 9 दिन और दूसरा समय क्या दिया 12 दिन, तो हम सबसे पहले 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 36 यूनिट, अब देखिए इस 36 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, तो कितना समय ले रहा है 9 दिन का। 36 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 9 दिन का समय ले रहा है, और इस 36 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, बी कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो हम यहाँ से ए का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा हम निकाल सकते हैं। ए जो है 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट। बी जो है 12 दिन में अगर 36 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं और काम का शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यानी पहले दिन काम करने कौन आएगा, पहले दिन जो है काम करने ए आएगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ए का इफिशियंसी क्या है 4 यूनिट। अब देखिए अगले दिन कौन आएगा, ए पहले दिन आया, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, बी का इफिशियंसी हमारा यहाँ से क्या निकल के आया 3 यूनिट, यानी बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए 2 दिन का समय बीत चुका है, 2 दिन हो गया। 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ 7 यूनिट, और हमें काम कितना करवाना है 36 यूनिट। हमें जो है काम कितना करवाना है 36 यूनिट, तो हम इस 7 में 5 से गुना कर लेते हैं। अगर हम इस साइड 5 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 दिन, और इस 7 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी 10 दिन में इस तरीका से 35 काम हो जाएगा। 10 दिन में इस तरीके से 35 यूनिट काम हो जाएगा, और हमें काम टोटल कितना करवाना था 36 यूनिट। अब देखिए 10वें दिन कौन आया होगा, 10वें दिन बी आया होगा। अब 11वें दिन ए आएगा, 11वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। और ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और हमें करवाना कितना है 1 यूनिट काम करवाना है। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और हमें करवाना कितना है 1 यूनिट काम करवाना है, यानी 1 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 1 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा 1/4 दिन। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो अगर 1 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा 1/4 दिन। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, टोटल काम कितना हो जाएगा
यहाँ से हमारा टोटल काम हो जाएगा 36 यूनिट, और यहाँ से टोटल समय हमारा क्या हो जाएगा 10 में अगर हम 1/4 ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 सही 1/4 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 सही 1/4 दिन। यानी अगर इस तरीके से काम होगा तो काम को समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा 10 सही 1/4 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक टंकी में 3 नल लगे हैं। पहला नल 1 घंटे में टंकी का 1/2 भाग भर सकता है। दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भर सकता है। तीसरा नल भरे हुए टंकी को खाली करने के लिए लगाया गया है। तीनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टंकी का 7/12 भाग भर गया। तीसरा नल पूरे भरे हुए टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टंकी का हम धारिता मान लेते हैं। अब देखिए टंकी की धारिता मानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहला नल जो है 1 घंटा में 1/2 भाग भर रहा है। दूसरा नल जो है 1 घंटा में 1/3 भाग भर रहा है, और तीनों नल को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो 1 घंटा में 7/12 भाग भर रहा है। तो हम यहाँ टंकी की धारिता मानने के लिए 2, 3 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 2, 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी हम टंकी की धारिता मान लेंगे, हम टंकी की धारिता मान लेंगे 12 यूनिट। टंकी की धारिता क्या मान लेंगे 12 यूनिट मान लेंगे। अब देखिए पहला नल हमारा 3 नल दिया हुआ है, 3 नल दिया हुआ है। तीसरा जो नल है वो खाली करने वाला है, तो हम इसके सामने नेगेटिव का सिंबल लगा लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहला नल जो है 1 घंटा में, पहला नल जो है 1 घंटा में 1/2 भाग भर रहा है। पहला नल जो है 1 घंटा में कितना भर रहा है 1/2 भाग। यानी हम इस 12 का 1/2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। 12 का 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दूसरा जो है 1 घंटा में, दूसरा नल जो है 1 घंटा में कितना भर रहा है 1/3। यानी हम इस 12 का 1/3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों नल मिलके यानी पहला नल प्लस का दूसरा नल माइनस का तीसरा नल। हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि तीसरा नल जो है खाली करने का काम कर रहा है। तीनों नल मिलके 1 घंटा में कितना पानी भर पा रहे हैं, तीनों नल मिलके 1 घंटा में 7/12 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो हम इस 12 का अगर 7/12 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया कि पहला नल जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहा है, दूसरा नल जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, और तीनों नल मिलके 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहे हैं, और टंकी की धारिता कितना है 12 यूनिट। तो देखिए 1 घंटा में भरा गया पानी क्या होगा, 1 घंटा में भरा गया पानी क्या होगा, क्षमता होगा, इफिशियंसी होगा। यानी पहले नल का इफिशियंसी क्या है 6 यूनिट, दूसरा नल का इफिशियंसी क्या है 4 यूनिट, और तीनों नल का मिला के इफिशियंसी क्या आ रहा है हमारा 7 यूनिट। अब देखिए अगर हम पहला और दूसरा नल को एक साथ खोल दें, पहला और दूसरा नल को एक साथ खोल दें तो पहला नल जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भरेगा, और दूसरा नल जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा। यानी ये दोनों मिलके ही टंकी के अंदर 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों नल को खोल दिया जा रहा है तो 1 घंटा में 7 यूनिट पानी ही भर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, तीसरा नल जो है ये दोनों मिलके 10 यूनिट पानी भर रहे होंगे, और तीसरा नल जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया तीसरा नल का इफिशियंसी। तीसरा नल का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया कि 1 घंटा में जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली करेगा, 1 घंटा में जो है 3 यूनिट पानी खाली करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में तीसरे नल को क्या समय लगेगा। तो देखिए हम यहाँ से निकालेंगे तीसरे नल का समय। देखिए टंकी का धारिता कितना है 12 यूनिट, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 12 यूनिट पानी खाली करने में 3 के एफिशिएंसी से कितना समय लग जाएगा 4 घंटा का समय लग जाएगा। यानी 4 घंटा में तीसरा नल जो है भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6 से 1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। हमें क्या निकालना, तटबंध की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एक फिगर से समझते हैं। हमारा जो कुआं होगा वो एक कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा। हमारा जो कुआं होगा वो कैसा होगा, एक बेलन के आकार का होगा। कुआं कैसा होगा, एक बेलन के आकार का होगा। अब देखिए इस कुआं से जो मिट्टी निकल रही है, कुआं के चारों तरफ 5 मीटर फैलाकर एक तटबंध बनाया जा रहा है। कुआं के चारों तरफ 5 मीटर फैलाकर एक तटबंध बनाया जा रहा है। तो देखिए तटबंध हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तटबंध जो हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और हमें क्या निकालना है, तटबंध की हाइट निकालना है, यानी हमें इस एच को निकालना है। अब देखिए जो हमारा तटबंध बनेगा वो कैसा बन जाएगा, एक खोखला बेलन के जैसा बन जाएगा। हमारा जो तटबंध बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, एक खोखला बेलन के जैसा बन जाएगा। अब देखिए तटबंध में जो मिट्टी लग रही है,
तटबंध में जो मिट्टी लग रही है वो कुआं से निकला हुआ मिट्टी है। तो देखिए हम कुआं से निकला हुआ मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, जो हमारा कुआं का आयतन होगा वही क्या होगा, मिट्टी का आयतन होगा। और देखिए तटबंध में जो मिट्टी लग रही है हम उसका अगर आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा तटबंध है ये खोखला बेलन के जैसा है, यानी हम खोखला बेलन का आयतन निकालेंगे और यहाँ से कुआं का आयतन निकालेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि जो कुआं से मिट्टी निकल रहा है वही मिट्टी क्या लग रहा है, इस तटबंध में लग रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, कुआं का आयतन निकालेंगे। कुआं हमारा कैसा है, एक बेलन का आकार का है, यानी बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, खोखले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए हमें जो है इस कुआं का रेडियस दिया हुआ है, हमें इस कुआं का रेडियस दिया हुआ है, यानी हमें जो है स्मॉल आर दिया हुआ है, इस कुआं का रेडियस हमें दिया हुआ है, स्मॉल आर हमें क्या दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है। और देखिए हमें कैपिटल आर निकालना है। तो देखिए हम कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर जो होगा वो क्या होगा, इस तटबंध का रेडियस होगा। तो देखिए तटबंध का रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अगर स्मॉल आर में इस 5 मीटर को ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल आर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा कैपिटल आर क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले पाई से पाई को काट लेते हैं, हम यहाँ स्मॉल आर का वैल्यू पुट करेंगे, यानी आर का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। और कुआं का हमें हाइट क्या दिया हुआ है, 6/1/2 मीटर। 6/1/2 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 13/2 मीटर इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, हमें इस तटबंध का हाइट निकालना है, यानी हमें इस एज को निकालना है, हमें इस एज को निकालना है। अब देखिए कैपिटल आर हमारा क्या है, कैपिटल आर जो है वो 9 मीटर है, यानी हम 9 का स्क्वायर करेंगे, माइनस स्मॉल आर क्या है हमारा 4 मीटर है, यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए हम इस 2 से अगर 4 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 8 गुने 13 इक्वल टू एच ये हमारा क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी अगर हम 81 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब देखिए इस 13 से अगर हम 65 को काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा एच क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा एच जो निकल के आ जाएगा, एच क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एच निकल के आ जाएगा 8/5 मीटर। 8/5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1.6 मीटर लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1.6 मीटर लिख सकते हैं। देखिए हम इसको कुआं का हाइट को हम कैपिटल एच ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दोनों हमारा स्मॉल एच है, तो यहाँ हम स्मॉल एच का वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ स्मॉल एच का वैल्यू क्यों नहीं पुट करें। तो हम कुआं के हाइट को क्या ले लेते हैं, कैपिटल एच ले लेते हैं। चलिए हमारा स्मॉल एच यानी इस तटबंध का ऊंचाई हमारा क्या निकल के आ गया 1.6 मीटर निकल के आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है, यदि छूट ना दी जाती तो 25% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने के बाद उसे 720 रुपए में बेची जाती है, अगर छूट ना दी जाती तो उसे 25% का लाभ होता। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस वस्तु के क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तभी तो उसे अंकित मूल्य पे अगर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो देखिए हम यहाँ से सीपी कुछ मान लेते हैं, हम यहाँ से सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, सीपी 100 रुपया मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा सीपी से 25% ज्यादा, यानी मार्क प्राइस एमपी क्या हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस जो हो जाएगा इससे 25% ज्यादा, यानी ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125। तो देखिए हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद उसे बेची जा रही है। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे 125 का तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो हम इसमें से 12.5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 112.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा एसपी क्या हो गया 112.5 यूनिट हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया 720 रुपया, यानी इस 112.5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया 720 रुपया दिया हुआ है। और हमें क्या निकाला है, हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, यानी हमें इस 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, हम जो है 720 में भाग देंगे 112.5 से और गुना कर लेंगे 100 से। अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा ले, हम यहाँ से अगर पॉइंट हटा ले तो एक जीरो हमारा और चला जाएगा ऊपर। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो देखिए
1000 जो है 25 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में, और ये 25 से कितने बार में चला जाएगा, ये 25 से 4 बार में जाएगा, फिर चला जाएगा हमारा 12 बच जाएगा, यानी 125 5 बार में चला जाएगा। उसके बाद हम इसे अगर 9 से काटें तो 45 जो है 9 से 5 बार में जाएगा, 45 9 से 5 बार में जाएगा, और 720 जो है 900 कितने बार में जाएगा, 9 से ये कितने बार में जाएगा, 80 बार में जाएगा। अब देखिए हम अगर 5 से काट ले इसे, हम इसे 5 से काट ले तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 80 गुने 8, 80 गुने 8 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 640, यानी यहाँ से हमारा 100 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 640 रुपये निकल के आ गया। 100 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 640 रुपया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 640 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x प्लस y संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस y संख्या का योग निकालना पड़ेगा। अब देखिए x प्लस y संख्या का हम योग कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ, y स्क्वायर, तो हम यहाँ से x संख्या का योग निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले x संख्याओं का हम योग निकालेंगे। x संख्याओं का योग हमारा क्या हो जाएगा, हमें औसत दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है, तो हम औसत में अगर संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। हम यहाँ औसत हमारा क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर, औसत में अगर हम संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वाई संख्याओं का योग निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वाई संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो हम औसत में अगर संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस वाई संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का हम योग निकालेंगे यहाँ से हमारा योग क्या हो जाएगा, ये हमारा योग हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब देखिए हमें योग पता चल गया तो हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में हम संख्या से भाग देते हैं। हमारा योग क्या है, योग जो है वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक्स इंटू वाई कॉमन हम ले सकते हैं। एक्स इंटू वाई कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, वाई प्लस यहाँ हमारा अंदर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए y प्लस एक्स और x प्लस वाई हमारा कट जाएगा, यहाँ से बच क्या गया हमारा, यहाँ से हमारा बच गया x इंटू वाई, यानी x प्लस वाई संख्या का हमारा औसत क्या निकल के आ गया, x इंटू वाई निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।